यूनियन संघ ने, यूरोपीय संघ ने कैसे यूक्रेन वॉर में अमेरिका के मालामाल होने का आरोप लगाया, यह आपको बताते हैं। यूरोपीय संघ का अमेरिका पर किस तरह से गंभीर आरोप लगा है, ये इसकी हर एक डिटेल आपको टाइम्स ऑफ भारत पर बताएगी। आरोप यह लगा है कि युद्ध के बहाने महंगे दामों पर तेल और गैस यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका बेच रहा है। यूरोप की मजबूरी है इस वक्त और उस मजबूरी का फायदा अमेरिका उठा रहा है। 4 गुना कीमत, दुगनी नहीं, 4 गुना कीमत पर गैस सप्लाई अमेरिका कर रहा है। और रूस से सप्लाई ठप होने के बाद अमेरिकी सप्लाई अब ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रूस से या तो नाम मात्र या पूरी तरह से सप्लाई ठप हो गई है। और देखिए, जैसे वो लगान फिल्म में कहा गया था तिगुना लगान, लेकिन यहां पर आप देखिए 4 गुना कीमत अमेरिका यूरोप से वसूल रहा है। और इसीलिए यूरोप कह रहा है कि भाई हमारी तो मजबूरी, और मजबूरी का फायदा यहां पर उठाया जा रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड RFN सिंह साहब जुड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिन्हा सर, मजबूरी होती है और मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। अब जरा अमेरिका के किरदार के बारे में बताइए। यूनाइटेड स्टेट्स के एक तरफ कहते हैं कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, हर संभव मदद करेंगे, पर से अपना फायदा भी कर लेते हैं, अपनी जेब भी भर रहा है। ये कौन सी नीति है ये इसकी? एक्चुअली पहचान होनी चाहिए कि बुरे दिन में किस तरह से तुम एक्सप्लॉइट नहीं करते हो, आउट ऑफ द वे जाके उसको कंफर्ट देते हो, उसको मदद करते हो। और अमेरिका का चरित्र देखिए, वो रूस जो इस कठिन घड़ी में हिंदुस्तान को 20% चीपर गैस दे रहा है। अमेरिका आप कह रहे हैं कि 4 टाइम ज़्यादा कॉस्टली गैस दे रहा है यूरोप को। ये तो मौके का फ़ायदा उठाने वाली बात है। आपने अपने इन्फ्लुएंस नाटो में उसको ले रखा है। आप कहते हो रूस से आप गैस मत लो, आप सब जगह रूस का सप्लाई का दरवाज़ा बंद कर देते हो, और उसके बाद अपनी जो दुकानदारी करते हो। अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक खतरनाक संगठन है, और वो अमेरिका के पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन को है वो कंट्रोल करता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जॉन F कैनेडी को किसने मारा? MIC ने मारा। और इस युद्ध से किसको फायदा हो रहा है? MIC को फायदा हो रहा है। जो गैस कंपनी है अमेरिका को, उससे फायदा हो रहा है। तो अमेरिका तो खाली लूट की राजनीति करता है, और वो उसको किसी का वो एक्चुअली में हितैषी है नहीं। ये इस तरह से मैं देखता हूँ। आप देखिए कि जिस अमेरिका का चरित्र देखिए कि कभी ब्लो आउट हमको बोलता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारे अहित में जाके अपने एम्बेसडर को POK में भेज देता है। ये किस तरह की मित्रता है? तो इस तरह से आप मतलब विश्व को चाहिए कि मतलब ये वो बात हो गई सिन्हा साहब कि सामने तो बड़े अच्छे बन रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन पीछे हाथ में खंजर ये बिल्कुल लेकर तैयार खड़ा है। कर्नल सिंह, जरा बताइए ये किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, और जब यूरोप, अमेरिका, ये तमाम देशों को रूस के खिलाफ एकजुट होना हो, उस वक्त ये दरार कितनी घातक साबित हो सकती है? देखिए, पूरे युद्ध ही इसी एनर्जी को लेकर हुई है, और उसका खासा असर पड़ रहा है। जैसा कि कहा गया, ये जो कि वहाँ के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये निर्णय लेती है कि किस इलाके में युद्ध होगा। ये सारे मार्केट की लड़ाई है। इसके पहले भी जितने अपने लड़ाई देखे, चाहे वो इराक में था या सीरिया में रहा या लीबिया में, ये सारी लड़ाई ये एनर्जी के ऊपर में ही थी। बिल्कुल। अब बड़ी सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि आज LNG वर्ल्ड मार्केट में आग लगी हुई है, क्योंकि जर्मनी, आपको मालूम है, जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और वहां पर इतनी कमी हो गई है एनर्जी की, जिसके कारण जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया था जी। तो वहां के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन सब ने मिलकर बहुत हल्ला मचाया। तो इन्होंने एक LNG टर्मिनल लगाने में सालों लगता है, 200 दिन में एक टर्मिनल वहां पे लगा दिया गया। और वहां पे फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन प्लांट वहां पर अभी एक लगाया गया है, जिससे कुछ पूर्ति हो रही है। हाँ। और आप जो कतर का जो रवैया देख रहे हैं जी, ये जाकिर नाइक को बुलाना और ये सब, ये उसी LNG का गुरूर है, समझ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, उसी LNG का गुरूर है।
तो ये मैंने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये लड़ाई जो है ये पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड ऑर्डर है या जो पेकिंग ऑर्डर है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको ये निर्णय करेगी ये युद्ध, और ये वही हो रहा है, वही हो रहा है अभी। हाँ। तो इसमें कोई बात, आप देखिए कि इसका असर तो सबसे ज्यादा यूरोप पर पड़ रहा है। अमेरिका तो, अब यूरोपियंस खुद बोल रहे हैं कि आप तो सरप्लस एनर्जी पर बैठे हुए हो। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बार एक्सप्लोरेशन कर ली कहीं पे, तो उस कुएं को सील करने में भी बहुत पैसा खर्च होता है, मतलब उसको सील उस हालत में भी रखने में बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये सबको मालूम था कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, और ये कुछ नहीं, बस नदी की ये है। अगर आप ये देखें, अटलांटिक के उस तरफ है अमेरिका, इस तरफ है यूरोप। अगर आप अटलांटिक के दोनों तरफ देखें, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, तो जितने आपको मेजर दुनिया के ऑयल कंपनीज मिलेंगे ये सारे इसी इलाके में। मेजर ऑयल कंपनी, रशियन ऑयल कंपनी, उन सबके बात नहीं कर साहब। इसने वेनेजुला जैसे देश को इन्होंने भुखमरी वहां पे करवा दिया है, जो कि इतना एनर्जी रिच है। तो ये पूरी युद्ध ही उसके का है। अच्छा, ठीक है, ये बात कि पूरा युद्ध इसी बात पे लड़ा जा रहा है, लेकिन सना बताइएगा कि हमने जब देखा है कि जब भी कहीं पर लगता है कि दुश्मन में टूट नजर आ रही है या फिर सामने वाले के आपसी संबंध सही नजर नहीं आ रहे हैं, उस वक्त एक और जोरदार प्रहार किया जाता है। और रूस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो नीति दिमाग से बहुत ज्यादा अपनाते हैं, यहाँ पर माइंड गेम्स यहाँ पर खेले जाते हैं। अब इस मौके का क्या लगता है आपको, रूस किस तरह से फायदा उठाएगा या फिर कैसे और हावी होने की कोशिश करेगा? यदि दुश्मन कैंप में उसके ग्रुप्स में डिवीजन है, मतभेद है, तो इसका फायदा तो स्वाभाविक है, कोई भी देश उठाएगा। और जिस तरह से यूरोप खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है वो बहुत प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है आपको। जो पाइपलाइन 1 था उसके माध्यम से उसका कुछ 6-7 महीने पहले एक्सीडेंट करवाया गया था और सप्लाई रोक दिया गया था। तो गैस की सप्लाई तो यूरोप में बहुत भयंकर स्थिति पर पहुंच चुकी है। खाने वगैरह की भी समस्या हो रही है। तो कि यूरोप जो प्रजातंत्र देशें हैं, क्या ये झटका बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या इस विंटर में अपने लोगों को सुरक्षित रख पाएंगी, विंटर से बचा पाएंगी? क्या उस समय अमेरिका कुछ मदद करेगा? मुझे तो नहीं लगता है मदद करेगा। तो इस तरह से यदि भयंकर स्थिति बनती है यूरोप के देशों में, तो वहाँ के जो पावर में है, सत्ता में है, उनकी गद्दी ही लेगी। ये यूरोप ये समझ रहा है इस बात को, और इसीलिए डिवीजन हो रहा है कि अमेरिका अपना हित देख रहा है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है, वो यूरोप का हित नहीं देख रहा है। बैटल का जो इल इफेक्ट्स है वो तो अमेरिका थोड़ी फेस कर रहा है, वो तो दूर सागर के दूर एक कोने में बैठा है, वो अपना साहब ये भी बात कही जाती है कि ये कहा जाता है कि विंटर इज कमिंग, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यूरोप में बड़ी विषम परिस्थितियां बन जाती है और ऐसे में एनर्जी वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। दरअसल यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की पोल खोल कर रख दी है। एक और यूरोपीय यूनियन अमेरिका पर मजबूरी का फायदा उठाने और गैस जो तेल है उसकी सप्लाई से अरबों डॉलर कमाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन भी कमाई का कोई मौका छोड़ नहीं रहा। मतलब वो कहते हैं ना कि चोर चोर मौते रे भाई, इस तरह की आप बात मान सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को ऑफर दिया है कि अगर उसे रूस से लड़ने के लिए हथियार चाहिए तो उसे वो हथियार किराए पर मिलेंगे। समझ रहे ना, किराए पर मिलेंगे। यूरोपीय यूनियन की विदेश कमेटी के हेड ने कहा कि युद्ध के 9 महीने में उनके हथियार भी खत्म हो रहे हैं और पहले की तरह यूक्रेन को हथियार देते रहना उनके लिए संभव नहीं है। अब अमेरिका पर यूरोप आरोप लगा रहा है कि आप तेल गैस हमें महंगे दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप क्या कर रहा है? दूसरी तरफ यूरोप क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम आपको किराए पर हथियार देंगे, गोला बारूद देंगे। अब हमारे लिए इतना संभव नहीं है कि हम आपको गोला बारूद देते रहें जैसा कि पहले हुआ करता था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हथियार खत्म हो जाने के बावजूद यूरोप क्यों चाहता है कि ये जो यूक्रेन है, ये ज़ेलेंस्की है, ये रशिया से युद्ध लड़ते रहें। ऐसा क्यों चाहता है, तो ये हम आपको बताते हैं। देखिए, युद्ध के 9 महीने में यूरोपीय देशों के हथियार खत्म हो गए हैं और
यूरोपीय देश हथियार किराए पर देकर कमाई करना चाहते हैं। सब पैसे का खेल है। वो ये चाहते हैं कि हालात वैसे ही खराब है, थोड़ी बहुत कमाई हो जाए। यूरोपीय देश हथियार किराए पर देकर कमाई करना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर भी कमाई करने का आरोप लगाया था। जो अभी आपको खबर दिखाई थी, सना साहब ने बताया था कि भाई वहां पर तेल गैस सरचार्ज है, उसके बावजूद हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो अमेरिका पर आरोप लगाया, जब अमेरिका कमा रहा है तो हम क्यों ना कमाएं भाई। ये हालात यहां पर हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि ये यूक्रेन युद्ध लड़ता रहे और जब तक यूक्रेन युद्ध लड़ेगा यूरोप बचा रहेगा। सेफ गेम कैसे खेला जाता है, बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे हैं। आप देखिए यहां पर, जब तक यूक्रेन युद्ध लड़ेगा यूरोप बचा रहेगा। यूक्रेन जीतने के बाद, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है वो रुकने वाले नहीं है, यूक्रेन जीतने के बाद व्लादिमीर पुतिन यूरोपीय देशों को टारगेट करेंगे। पोलैंड कह चुका है यूक्रेन हारा तो अगला टारगेट कौन होगा, अगला टारगेट हम होंगे, ये पहले ही कह चुका है। वही टाइम्स टाइम ऑफ भारत ने आपको कल ही बताया था कि यूरोपीय देशों के पास हथियार खत्म हो रहे हैं और नाटो के 30 में से 2/3 यानी 20 देशों के हथियार तो बिल्कुल खत्म पर है। आपको फिर से बताते हैं आपको कि अमेरिकी मीडिया यूरोप के वेपन स्टोर के बारे में क्या दावा कर रहा है, यह हम आपको बताते हैं। नाटो के पास यूक्रेन के लिए हथियार नहीं है, यह दावा किया जा रहा है। 2/3 नाटो देशों को हथियार भंडार जो उनके हैं वो पूरी तरह से खाली है, नील बटे सन्नाटा जिसे कहा जाता है। 30 में से 20 देशों के पास हथियार बचे नहीं है। पोलैंड समेत बाल्टिक देशों के पास हथियार खाली पड़े हैं और नाटो ने अब तक $40 अरब के हथियार दिए हैं। यूक्रेन की बात की जा रही है, यूक्रेन को $40 अरब के हथियार दिए जा चुके हैं। फ्रेंच आर्मी का सालाना मिलिट्री बजट है $40 अरब, जितना इनका सालाना बजट है उतने हथियार तो दे चुके हैं भाई। ये हालात यहां पर हो गए और इसी पर अब थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। कर्नल सिंह देखिए, ये बहुत विश्लेषण यहां पर कर दिया, बोल रहा अमेरिका कमाई कर रहा है तो हम क्यों नहीं कमाई करें। हथियार वैसे ही नाटो के कई ज्यादा देशों के खत्म हो चुके हैं, अब उसमें भी वो किराया यहां पर ले रहे हैं। तो ये परिस्थिति है कैसे, ये तो वो वाली कहावत लग रही है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लड़ते रहो क्योंकि आप लड़ रहे हो तो हम बचे हुए हैं, यही परिस्थिति हो रही है। आगे क्या नहीं है सर, ये तो सारी प्राइवेट कंपनीज है जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर है। हाँ। और आर्म्स मैन्युफैक्चरर तमाम यूरोप के जो है वो बाहर दूसरी थर्ड वर्ल्ड को या हमारे जैसे देशों को सप्लाई करके इनका धंधा चलता है। हाँ। तो ऐसे में जब ये लड़ाई हो रही है तो इनकी एक क्षमता है, आप देखेंगे कि हम जितने स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट होते हैं हाँ। वो हम बाहर से मंगाते हैं। तो इनका बहुत सालों से इनके जो ये नॉर्मल जो युद्ध के साधन है वो ये प्रोड्यूस करना बंद कर दिए थे। दोबारा उनके प्रोडक्शन लाइन को फिर से चालू करना ये बड़ी मुश्किल सी बात है, तो देखिए नहीं। और इस पैमाने पे मैं तो नहीं देखा हूँ कि हाँ वो नाटो का हिस्सा जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका कंट्रीब्यूशन देखो इराक वॉर में या ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम या अफगानिस्तान में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स था, तो कोई जर्मनी के 20 आदमी, तो ब्रिटेन के 50 आदमी, नॉर्वे के 6 आदमी, इस तरीके से ये इनका कंट्रीब्यूशन होता था क्योंकि सारा का सारा योगदान तो अमेरिका का होता था। हाँ। हर बार ये अमेरिका इनसे बोलता था कि भाई तुम भी अपना जिम्मेदारी संभालो, हम तुम्हारा कब तक ये करते रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत कमजोर हो जाते हैं अमेरिका के आगे, बहुत कमजोर हो जाते हैं इस कारण में, क्योंकि यूरोप का जो अस्तित्व जो है वो अमेरिका के कारण ही बना है। आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह से उसके बाद जो घटनाएं घटी उसके बाद से। हाँ। लेकिन हाँ, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि युद्ध सामग्री आप किराए पे दे रहे हैं। हाँ। अब पता नहीं आर्टिलरी शेल से एक बार फायर हो गई तो हो गई, तो उसका किराए या मिसाइल फायर हो गई तो हो गई, उसको किराए पर आप किस तरह से ले सकते हैं। हाँ। रही बात की आपने कोई मान लीजिए एक राइफल दिया और कहा कि इसमें से 10,000 राउंड आप फायर करोगे तो फिर मैं चौवन्नी के दाम इसको वापस ले लूंगा, तो ये बात कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन एक चीज आप एक बात समझनी चाहिए कि ये प्रॉक्सी वॉर का एक नया रूप है।
लोग हमेशा पूछते हैं कि इस युद्ध से क्या सबसे ज्यादा हमको क्या सीख मिल रही है और क्या विश्लेषण करना चाहिए। तो सबसे अगर कोई अहम इसका विश्लेषण है तो वो है कि ये प्रॉक्सी वॉर का एक नया रूप, बहुत जहां पे आपने बिल्कुल मतलब एक दूसरे लेवल की प्रॉक्सी वॉर आपने कर दी। हमारे संदर्भ में प्रॉक्सी वॉर बिल्कुल अलग है। हाँ। हमारे संदर्भ में प्रॉक्सी वॉर है जिहाद। हाँ। जिहादी और जिहादी मशीन, ठीक है ना। हाँ। वो बहुत लो कॉस्ट ऑप्शन है। तो क्या हमको इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हम इस लेवल तक ले जा सकते हैं? हाँ। जो काउंटर प्रॉक्सी वॉर है हिंदुस्तान के लिए एक इसमें ये सोचने वाली बात है कि क्या हम इस लेवल तक हम ले जा सकते हैं, और अगर हम इस स्तर तक ले गए तो पाकिस्तान कहां सस्टेन कर सकता है जी विदाउट गोइंग इनटू कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये सबसे, और मैं मेरी बात जो मैं आज टेलीविजन पे आपके बोल रहा हूं, जो यहाँ के प्लानर्स हैं उनके कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि क्या ये इससे हमको सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हम इस लेवल तक प्रॉक्सी वॉर को ले जा सकते हैं। हाँ। और अगर हम ऐसा करते हैं तो दुनिया हमारे साथ रहेगी फिर। लेकिन ये चीज तो हमें देखिए सिन्हा साहब कि इस बार युद्ध बहुत अलग तरीके से यहाँ पर चल रहा है। रूस यूक्रेन में भी एक इमेज बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, हाइब्रिड वॉर यहाँ पर किया जा रहा है कि हमारी इमेज बहुत अच्छी बनी रहे बाकी देशों में। ये भी हमने एक नई चीज देखी। अच्छा ये बताइए कि इस युद्ध में पोलैंड बहुत डरा हुआ नजर आ रहा है। पोलैंड पहले भी कह चुका है कि भाई यूरोप के बाद अगला टारगेट होगा हमारा। पोलैंड और बाल्टिक के हथियार वैसे ही खत्म हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है, इतनी ज्यादा मदद कर दी है। मतलब यूरोप कह रहा है कि रूस के हथियार खत्म हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही हैं कि जो यूरोप के देश हैं उनके ज्यादातर हथियार खत्म हो गए हैं। तो ये आखिर हो क्या रहा है? मतलब बिना हथियार के युद्ध लड़ा जा रहा है, लेकिन धमकियां दी जा रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए, हथियार का यदि आप जो कमी की बात हो रही है उसका मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहले एम्यूनिशन के परिप्रेक्ष्य पे कमेंट करूँगा, उसके बाद इक्विपमेंट में आऊँगा, मिलिट्री इक्विपमेंट में आऊँगा। देखिए, इंडियन आर्मी में कहा जाता है कि हमारा जो पॉलिसी है एम्यूनिशन स्टोरेज का है वो 30-30 कॉन्सेप्ट, बट 30 डेज ऑफ नॉर्मल फायरिंग और 30 डेज ऑफ इंटेंस फायरिंग। इंटेंस फायरिंग का मतलब 24 घंटा धड़ाधड़ फायरिंग है। ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेट करके मतलब 1 महीने का आपका नॉर्मल फायरिंग, 1 महीने का इंटेंस फायरिंग, 2 महीना। हाँ। यहाँ तो बैटल 9 महीने हो गए। हाँ। तो 9 महीने का किसी कंट्री ने स्टॉक किया एम्यूनिशन? ये पहला प्रश्न है। दूसरा चीज, मिलिट्री इक्विपमेंट के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट में कोई भी इन्वेंट्री या वेयर हाउस में इतना इक्विपमेंट नहीं रखता है कि आप 9 महीना के लड़ाई करने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट रखें, राइफल रखें, कोई भी रखें, अपना शेल्स रखें, इतना कोई नहीं करता है। तो ये जो 9 महीना चला है तो स्टॉक आउट हो रहा है। तो स्टॉक आउट हो रहा है, पहले तो उछल के यूरोप के देशों ने फ्री में दिया मिलिट्री इक्विपमेंट यूक्रेन को, लेकिन जब बैटल जंग इतना देर चला है, लंबा चला है, तो सवाल है अब सप्लाई की क्या पोजीशन है। अब या तो यूरोपियन के देश अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करें, उसके लिए पैसा लगता है, तो बोलते हैं हम 100% पैसा क्यों बियर करें, कुछ किराया तुम दो, यूक्रेन दो। तो ये घूम फिर के ये जो जंग है ये एक आर्थिक रूप ले रही है। अच्छा, लेकिन सिन्हा साहब मैं देखिए रोकना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताइएगा क्योंकि ये सवाल मेरे मन में आ रहा है। आर्थिक तौर पर ये जंग अब रूप लेती जा रही है, लेकिन एक बात बताइए, तो यूरोप के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो भाड़े के हथियारों को इस्तेमाल कर सके या फिर वो पैसे यहाँ पर दे सके। अब यूरोप कह रहा है कि भैया हम तो यहाँ पर भाड़ा लेंगे, किराया लेंगे, और यूरोप को ये भी चिंता है कि अगर यूक्रेन नहीं लड़ा तो अगला नंबर हमारा होगा। देखो तो ये आगे क्या है? देखो, ऐसा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यूक्रेन के पास इतना पैसा है हाँ कि मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे, किराया दे? यूक्रेन का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? यूक्रेन फूड ग्रेन था, फूड सेंटर, सप्लाई सेंटर था यूरोप का, पूरा अपना ब्लैक सी से उसका एक्सपोर्ट होता था। वो दरवाजे तो बंद हो गए, तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा नहीं आएगा तो इक्विपमेंट कैसे खरीदेगा? इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा तो लड़ेगा कैसे? फिर यूक्रेन में भी वही समस्या है जो यूरोप में है, जो अभी विंटर में अब जेलेंस्की अपने देशवासियों को कैसे ठंड से बचाएगा? खाना नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, फिर किस तरह से जंग लड़ोगे? मुझे लगता है ये जेलेंस्की अपना मन का संतुलन खो बैठा है और वो धृतराष्ट्र की तरह जिद करके पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर देगा, और इसका जो लड्डू है, जो फायदा वो खाली अमेरिका उठाएगा, यूरोप भी बर्बाद होगा, यूक्रेन बर्बाद होगा, और काफ़ी हद तक रूस को भी डैमेज होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और पुतिन की पॉपुलैरिटी भी बहुत दाव पे लगी हुई है। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट 2-3 महीना बहुत क्रूशल है।
यदि ये लोग नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आए तो कष्ट ही कष्ट है चारों तरफ। कर्नल सिंह, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि देखिए भाड़े के हथियार खरीदने के लिए पैसा है नहीं, यूक्रेन जिस चीज में पावरफुल था वो सारे अध्याय बंद हो गए हैं, यहाँ पर यूरोप की भी हालत खस्ता हो गई है, उधर अमेरिका कह रहा है कि भाई हमको तो पैसा चाहिए, यूरोप कह रहा है हम भाड़े पर देंगे। आगे जब संभावना नहीं बन रही है तो ये युद्ध आगे जारी कैसे रहेगा? क्या आपको लग रहा है इसका अंत जल्द नजदीक है? नहीं, इसका अंत नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंत तभी ये होगा कि जबकि पुराना जो पूरा जो सिस्टम एपरेटस था, एनर्जी सप्लाई टू यूरोप फ्रॉम रशिया, वो अगर रिस्टोर नहीं होगा तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और आपने एक बड़ा अहम जी दिया पुतिन ने, उन्होंने कहा कि मैं मानवता को लेकर मैं खाक करूंगा जब मेरा देश ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लड़ाई बहुत ये है, आप कहाँ, आखिर ज्योग्राफी कहता है कि रशिया से यूरोप में जाना चाहिए एनर्जी, और आप उसको ज्योग्राफी भूगोल को ही आप झूठा उसको आप निरर्थक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लॉजिकली और भौगोलिक रूप से सस्टेनेबल नहीं है। तो या तो ये बिल्कुल सरेंडर बोल दे ये। और एक बात मत भूलिएगा साहब जी कि सोवियत यूनियन आज से 30-40 साल पहले एक सुपर पावर था और रशिया उसका इनहेरिटर है। बिल्कुल, वो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। इंटरनेशनल एरेना में उसका एक अपना डिप्लोमेटिक इकोसिस्टम है। उसके पास एक अपनी एक फॉर्मिडेबल, एक तगड़ी एजेंसी है जिसका नाम है केजीबी। और केजीबी के पास अभी भी ऐसे ये है कि अगर वो अपना केजीबी अपने फाइलें ठीक से खोल दे तो आपके देश से आधे लोग भाग जाएंगे। ठीक है ना सर? तो ये इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ठीक है, ह्यूमन राइट्स वगैरह हम लोग, क्योंकि अंग्रेजों की तरह, मतलब हमारे यहाँ अंग्रेजी चलती है ना, सब जगह अंग्रेजी चलती है, सुप्रीम कोर्ट में भी अंग्रेजी चलती है। तो ये बेहुदा बातें, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये रशिया में नहीं लागू होती है। लेकिन कर्नल सिंह, मैं आपकी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखूंगा कि जब रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से कह दिया गया है मानवता क्या करूंगा जब मेरा देश ही नहीं बचेगा, तो यानी वो खुला खेल खेलने के मूड में है, पत्ते खोल नहीं रहे हैं, तैयारी सब है उनकी, लेकिन देखना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। वो कहते हैं ना सर कि तेल देखो तेल की धार देखो, तो वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक स्ट्रेटेजी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।